हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको टाइटल से पता चली गया ये वीडियो किस चीज के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो बहुत सिंपल चीजें मैं आप लोगों को कुछ मेंस के लिए बता देती हूँ जो आपको स्टडी करनी है, किस तरह से आपको ये लास्ट के 15 डेज अपने यूटिलाइज करने हैं, आपको मॉक कैसे देना है। एंड तीसरी चीज इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कि मेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने सही क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया, अगर आपने पूरा सही तरह से आपको आया नहीं कि कंसंट्रेशन के साथ मेंस कैसे देना है, तो फिर इसीलिए मेंस इतना डिफिकल्ट हो जाता है। सोचो 3 घंटे लगातार आपको बैठ के एक पेपर लिखना है, और सिर्फ 3 घंटे नहीं, आने जाने का भी आपका टाइम उसमें काउंट कर लो। फिर आप वहां बैठते हो, कम से कम 45 मिनट्स पहले बैठते हो, 45 मिनट्स बाद में बैठते हो एग्जामिनेशन के बायोमेट्रिक वगैरह के लिए। तो कितना लंबा टाइम, आप पूरा दिन आपका वहां चला जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ना उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उसके क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट है। ओवरऑल जो ये प्रोसेस है इतने 4-5 घंटे का लगातार, जिसमें आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाओगे, फिर भी आपका मेंस होगा वो आपको प्रॉपर्ली देना है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो मेंस का मॉक टेस्ट है वो देना है या नहीं देना। देखो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपकी जब तक आप 1-2 मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको जो प्रॉपर सिटिंग है ना, कि वहां बैठ के देना कैसे है मॉक, आपको पता नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चंस कौन कौन से पिक करने हैं आपको ये नहीं समझ आएगा। एंड मेंस इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स ओनली। मेंस डिफिकल्ट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ना पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो हुआ है ना मेंस का, इतनी बार जो बना हुआ है, सबने से बताया हुआ है मेंस तो बहुत डिफिकल्ट है, वो जाके वहां आपका जो मिथ है वो ब्रेक होने वाला है, आप लोग खुद देखोगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस ही ऐसे पिक कर लिए कि आपको तो मतलब वो क्वेश्चन बनने लायक थे ही नहीं, एग्जामिनर ने डाले इसलिए थे कि मेंस के जो कंपटीशन है उससे बाहर करना है, तो फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए वो डिफिकल्ट हो गई। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप करके बहुत इजीली काफी अच्छा डिसेंट स्कोर ले सकते हो। तो एक एक टॉपिक वाइज भी बात करेंगे। अब आपको मॉक टेस्ट देना कहाँ से है इसके बारे में बात करूँ तो मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो मॉक टेस्ट आप दे लो, या फिर जो भी मॉक टेस्ट आप प्रेफर करते हो देना, जो आपने खरीद रखे हैं ऑलरेडी, मान लो किसी प्लेटफॉर्म से ले रखा है, तो आप वही वाले मॉक टेस्ट दो। सबसे पहले जो 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मोस्टली सबके नंबर सेम ही आते हैं, एक हो गया आपका रीजनिंग एंड एक होगा क्वांट, क्योंकि वो डिफिकल्ट भी आते हैं एंड उस पर ऑलमोस्ट कोई ज्यादा कॉम्पिटिशन में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं 15 बना रहे हो, कोई 16 बना रहा होगा, किसी के मैथ्स में ज्यादा आ रहे हैं तो किसी के रीजनिंग में ज्यादा आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं रीजनिंग की अगर आपसे बात करूं तो आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी लास्ट 15 डेज में क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है कि जितने भी आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा पजल सॉल्व कर रहे थे, मैम ने बोला था पजल्स के सेट लगाओ, तो हमें वहां जाकर पजल्स करनी है। आप लोगों को वहां पजल्स करनी ही नहीं है। पजल्स वो दी होती है ताकि वो आप छोड़ सको उस एग्जामिनेशन में, पजल्स की तरफ देखना भी नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपका मॉक टेस्ट पे अगर दे रहे हो या फिर जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तब आपका पेपर खुलेगा, आपको सिर्फ पहले लास्ट स्टार्टिंग के 1-2-3 मिनट में आपको एनालाइज करना है पेपर की क्या क्या चीजें करने वाली आई हैं। अब जैसे आरबीपीएस के एग्जामिनेशन में तो ऐसा भी होता है कि कोई 2 नंबर का आता है, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें आपको मेरी जो सजेशन आपको ये रहेगी कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के आते हैं, ऐसी कोई एक पजल आ गई जो 1 ही नंबर की है या 2 नंबर की है, 1-2 क्वेश्चन ही उसके अंदर पूछे हुए हैं, वो वाली जल्दी हो जाएगी। कोई मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि इनपुट मशीन इनपुट आउटपुट आता है, रिवर्स सिलोजिज्म आता है, जो कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस है वो तो आपको करने ही है। साथ में जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस है ना वो इतने डिफिकल्ट आते हैं कि आप उनको नहीं कर पाओगे, लेकिन जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जब आप पेपर में एक बार एनालाइज कर रहे होगे तो आप देखना कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि आपको डुएबल टाइप के लग रहे हैं वो कौन से हैं। कोई ऐसी पजल है या कोई ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आप फटाफट से उठा के कर सकते हो। अभी भी ये मत करना कि डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप पहले कर रहे हो। डेटा सफिशिएंसी में कई बार होता है कि आपका ऐसा होता है कि वो उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन बाद के लिए रखना। सिमिलरली जो क्रिटिकल रीजनिंग होता है, क्रिटिकल रीजनिंग अभी आप अगर 15 दिन में अभी क्वेश्चन, मैं तो कहूंगी आपको कि आप वो क्लासेस देखो। कैसे देखनी है आपको क्लासेस? यूट्यूब पे खाली सर्च करना है कैट लेवल क्रिटिकल रीजनिंग, इस तरह से सर्च कर लो, ठीक है। उसकी सारी क्लासेस 1-1 घंटे की देखते रहो रोज। लेकिन अगर आपको लास्ट तक भी कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आया तो बिल्कुल वो वाले क्वेश्चंस मत करना। उनमें अपने नेगेटिव लाने से, देखो नेगेटिव करने से बेहतर है कि आप क्वेश्चंस छोड़ दो। एक तो आप इतनी डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, उसमें से आप क्वेश्चंस पिक करके कर रहे हो, उसमें से भी गलत कर दो तो जो सही है उनके भी मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है, नेगेटिव के चक्कर में। इसलिए जितना करना है ना हमें कोशिश करनी है कि हम सही करें। आपको करनी है ये सब चीजें कहाँ से है जो मैं हाई लेवल बोली, सब कहाँ से मिलेगा। देखो, एक तो मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आता भी है। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन मशीन इनपुट आउटपुट का आता है और मान लो आपसे 1-2 उसके बन जाते हैं स्टेप्स, तो 2-3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं उसके। लेकिन अगर बहुत इजी आते हैं, वैसे अगर आप सही से देखोगे ना तो 4-5 सारे जितने 5 अगर उसमें स्टेप्स दे रखे, 5 के 5 बन जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? वर्चुअस नाम का यूट्यूब चैनल है, वर्चुअस लिख लो, ठीक है। उस पर आपको बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे, सर ने बहुत सारे सेट्स कराए हैं, वहां से करो।
वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जितने भी पैटर्न होते हैं आपको सब मिल जाएंगे। तो रोज 2-2 3-3 वहाँ से उठा के करते रहो। उसके बाद आपको हर्षल अग्रवाल सर, जब यशराज सिंह सर पढ़ाते थे उनके चैनल पर लर्निंग कैप्सूल्स पर, वहां पर बहुत सारी लॉजिकल तरह की पजल्स आपको मिलेंगी, वो कर लो। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस अंकुश लांबा सर ने बहुत सारे न्यू पैटर्न करा रखे हैं, उनसे कर लो, ठीक है। और पारुल गेरा मैम से कर लो, स्टडी नीति वाली मैम से कर लो। तो इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, जिनके मैंने नाम बता दिए। बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिन्होंने अच्छा लेवल करा रखा होगा। सिंपली सर्च करो यूट्यूब पे मेंस लेवल, इस तरह से करके आपको वहां से मिल जाएंगे। ये हो गया आपकी रीजनिंग की बात। रीजनिंग में सिर्फ इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आ जाओ क्वांट के ऊपर। क्वांट में भी आपको जो लॉजिकल डीआईज होते हैं या अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होते हैं या डेटा सफिशिएंसी होते हैं अरिथमेटिक वाले, वो आपको करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब एंड जो मिसलेनियस आता है, मिसलेनियस आपका आता है जैसे कि आपको नंबर सीरीज दे दिया, एक नंबर सीरीज दे दिया कि इसका पैटर्न सर्च करो, दूसरे नंबर सीरीज का कोई एक बीच का फोर्थ मान लो मिस कर दिया नंबर, तो ये फोर्थ जो इसमें सीरीज में नंबर होगा। जो क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। इस तरह से आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो भी इसी तरह से पूछ जाता है। तो ये सब आपको कहाँ से करने हैं? ये आपको करने हैं लर्निंग कैप्सूल्स पर, आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे डीआईज मिल जाएंगे, लॉजिकल डीआईज बहुत अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने सॉल्व करवा रखे हैं ना, वो सारे कर लो। जो एसबीआई पीओ के करवा रखे हैं, आईबीपीएस पीओ के बहुत सारे पेपर्स करवा रखे हैं, सारे के सारे वो वाली क्लासेस देख लो। उसके बाद आशीष अरोड़ा सर के मिल जाएंगे, कौशिक मोहंती सर के मिल जाएंगे, और जितने भी चैनल्स आप फॉलो करते हो, जिन भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो, उन सबके मिल जाएंगे। यूट्यूब पे खाली आपको मेंस का कंटेंट सर्च करना है, वहां से करना है। बाकी और मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ ये वाले पे। अब आपको नंबर कितने लाने हैं, क्या सोच कर जाना है? देखो, प्री कंसीव कुछ भी मत बना के ले जाना। मगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 15 नंबर तो लाने, 20 नंबर तो लाने। हर एक लेवल जो होता है एग्जामिनेशन का, वो अपनी डिफिकल्टी लेवल होती है उसकी, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट करके हमें वैसे वाले क्वेश्चन करने होते हैं। आप मान कर जाओ कि मुझे ना 15 नंबर तो रीजनिंग में एटलीस्ट लाना ही है, 15 से 20 नंबर मुझे क्वांट में भी लाना है। बट अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया, कई बार होता है कि 10 नंबर भी नहीं आ पाते लोगों के, कट ऑफ भी 0 पे चली जाती है, तो उसकी टेंशन मत लो। जितना पेपर आप बस अपनी तरफ से बेस्ट करके आना। एंड जब आप पेपर को एनालाइज कर रहे होगे ना, एक बार जब मैंने आपको बोला है कि 3-4 मिनट लेना उसको एनालाइज करने में, तब वहां पर एक मार्क फॉर रिव्यू का एक बटन होता है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू के ऑप्शन को यूज करना, जहां आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन करने लायक है उसको टिक कर लेना, और फिर उन्हीं वाले मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे ही आपको अपना सारा टाइम देना है। ये हो गया आपका दोनों के लिए। अब आप आ जाओ इंग्लिश पर। इंग्लिश तो मैंने जैसे आपको बोला है कि रीडिंग आपने करनी थी, आप रीडिंग कर ही रहे होगे, आई होप सो। और अब बस आपको रीडिंग करनी है। जितने तो सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट में जितनी आती है वो लगा सकते हो। चाहे प्रीलिम्स की भी क्विजेज है ना, प्रीलिम्स की भी क्विजेज दो इंग्लिश के लिए, तो बिकॉज उससे होगा क्या कि आपको बस कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगा, आपको समझ बढ़ेगी। इंग्लिश में पता है वहां पर क्या होता है, इतने बोरिंग आरसीज होते हैं, इतने सारे आरसीज होते हैं कि आप जब एक लाइन की चौथी लाइन, एक लाइन पढ़ते पढ़ते जब चौथी लाइन पर जाते हो ना, तो आपको ये भूल जाते हो कि आपने शुरू में पढ़ा क्या था, उसका मीनिंग क्या था। तो इसीलिए आपको आरसीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाकी वहां पर और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब निमिषा मैम ने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां से देख लो। अगर उनके आपने पेड कोर्स ले रखा है, पेड पे से देख लो, तो उनको फॉलो करोगे ना, उतना सफिशिएंट है। इंग्लिश में तो बस पढ़ते रहो, वोकैब वगैरह आपसे जो कॉम्प्रीहेंशन में जो वोकैब होती है ना, वही पूरी लाइन की मीनिंग क्या होगा, क्या इसका मीनिंग आता है, उस तरह से पूछा जाता है। तो वोकैब की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको वोकैब करनी है तो मैं डेली आपके लिए वीडियोस डालती हूँ वोकैब की और इंग्लिश की, वो देखते रहो। और जो टीचर्स डालते हैं जिनको आप फॉलो करते हो उनको देखते रहो, एरर डिटेक्शन रोज करते रहो। एंड इतना इंग्लिश के लिए आपका इनफ होगा। बस इंग्लिश के लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एंड क्वांटिटी रीजनिंग में आपको फिर बोल रही हूँ, सब लोग बराबर करेंगे। जो इंग्लिश में और करंट अफेयर्स वगैरह में बाजी मारेगा ना, एक्चुअली में सिलेक्शन से ज्यादा नंबर जो आएंगे, मतलब कट ऑफ से ज्यादा नंबर जो आएंगे ना, वो उन्हीं लोगों के होंगे। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस देते रहो, वही आपका एक सोर्स सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ अपने करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स तो देखो, अभी जितना भी आप पीछे रिसेंट में देखते आ रहे हो, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो आपको पता है कि उसमें कोई असर्टेनिटी है नहीं। लेकिन फिर भी अगर पेपर ऐसा आ गया कि 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वो हमें करने तो है ही। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स तो पिछले 4 से 5 महीने का तो बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एंड बहुत सारे सोर्सेज पे अब आप जाओ, आपका मन कर रहा होगा कि मेरा फ्रेंड ये पढ़ रहा है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, या फिर ये वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो इनकी पीडीएफ देख लूँ। जो सोर्स फॉलो कर रहे थे उसी को करो। एंड 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो। जितने भी सोर्सेज आपके हैं, अगर आप वीडियो से देखते हो तो एक दिन में आपका टारगेट होना चाहिए, तो मुझे एक जो वो है पूरा वीक वो खत्म करना है। तो एक वीक करके एक दिन में खत्म करो। 2x पे वीडियोस देखो, उसके बाद पीडीएफ रिवाइज करो। अगर आपने क्विजेस ऑलरेडी दे रखी थी, कोई बात नहीं, अगर उसमें दोबारा देने का ऑप्शन नहीं है
तो उसको ऐसे क्विज के थ्रू ही रिवाइज करो। जितने एमसीक्यूज रिवाइज करोगे ना वो रिटेन ज्यादा रहते हैं दिमाग में। स्टैटिक भी आप वहीं से अपना प्रिपेयर कर लोगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो बैंकिंग अवेयरनेस वाला सेक्शन होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से, अगर जैसे आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो या किसी पीडीएफ सोर्स को फॉलो करते हो तो उनका बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से एक पीडीएफ आता होगा, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। और अगर आपको गौरव गर्ग सर के वीडियोस मिलते हैं ना तो वो जरूर रिवाइज करना बैंकिंग अवेयरनेस वाले, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का ऑब्वियसली वेटेज ज्यादा होता है। तो ये हो गई सारी चीजें। अगर आप को मंथली रिविजन्स करने, परचम क्लासेस से कर लो, उत्कर्ष क्लासेस से कर लो, और जो पीडीएफ्स आप कर रहे हो उनसे कर लो, टीचर्स से कर लो, वीडियोस के थ्रू कर लो। एंड आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले का भी सीए करके जाना, उसमें से भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, आजकल पूछते हैं वो। एंड लास्ट के 4-5 जो महीने हैं ना वो ज्यादा अच्छे से आपको करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। सबसे पहले जो अभी रिसेंट का मंथ है उसको करना है, उसके बाद उसके पीछे उनको ज्यादा अच्छे से आपको करना है। एंड जितने अभी 15 डेज बचे हैं तो 15 डेज में अप्रोक्सीमेटली आप मान लो कि 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इतने अच्छे से रिवीजन करके जाओगे तभी वहां पर आपको 30-40% आपका रिटेंशन, 50% रिटेंशन रहने वाला है। उनसे अगर क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर तो देखो करंट अफेयर्स का तो ऑल अबाउट लक है। जितनी आप मेहनत अपनी तरफ से कर सकते हो वो आप करके जाओ। लास्ट सेक्शन आपका आता है डिस्क्रिप्टिव का, जिसके बारे में मैंने आपको पूरे टॉपिक्स भी दे दिए। अगर आप वो सही से फॉलो करोगे तो आपको उस टॉपिक्स की तो कमी नहीं पड़ने वाली है। लेटर्स का फॉर्मेट बार बार टाइप कर करके याद कर लो कि वही फॉर्मेट लिखना है एग्जैक्टली, अगर वहां एग्जाम में कुछ और डिफरेंट नहीं पूछा है। मोस्टली वो क्वेश्चन ही देते हैं, आपको ये नहीं बताते कि ये इसका वो होने वाला है, कि इसका जो एड्रेस है वो ये होगा वो होगा। वो सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, एड्रेस आप अपने जो याद करके गए हो वही फटाफट से चिपका देना। एंड जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी कि बैक स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो अगर आएगी वो वाली प्रॉब्लम तो जो मैंने आपको वीडियो दी है ऑलरेडी वो देख लेना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। एंड लास्टली जो अभी आपका एक टॉपिक चल रहा है ना ये डिजिटल करेंसी वाला, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट भी पूछ सकते हैं। वो कैसे डिफरेंट है, क्यों लेकर आए हैं, यूपीआई वगैरह में क्या डिफरेंस है, ये सब मतलब तुम लोग को नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम लिख सको वहाँ। जितना ईजी लैंग्वेज में लिखोगे एंड जितनी सिंपल स्पेलिंग्स लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे, ग्रामर अच्छी लिखोगे, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग एंड क्वांट में सब बराबर स्कोर करेंगे, यहाँ पर तुम अपनी बाजी मार सकते हो बाकी लोगों से। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। मॉक टेस्ट एटलीस्ट 3 दे देना फुल सिटिंग में बैठ के। अगर तुमने फुल सिटिंग एक बार बनानी, क्योंकि हम लोगों का देखो ना अटेंशन स्पेन इतना ज्यादा कम हो गया है कि हम 50-60 सेकेंड्स के जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो तक भी पूरे नहीं देखते हैं। तो हमारा अटेंशन स्पेन जहाँ इतना कम है वहाँ 3 घंटे की सिटिंग प्रॉपर बैठकर कोई टेस्ट देना कितना डिफिकल्ट होगा। तो बस यही चीज आपकी टेस्ट करता है, वो आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, मीन्स आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। जो आपने इतनी हार्डवर्क आपने पुट इन करी है, आप उसको सही तरीके से वहाँ अप्लाई कर भी पा रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज को कि नहीं, वही उसका टेस्ट है। एंड जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा वो सिलेक्शन भी ले लेगा बहुत आसान से, क्योंकि जब आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में जो दिए होते हैं कि इनको बनाओ और सिलेक्शन ले लो, तो आपको सिर्फ वो पहचानना है। एंड आई थिंक मैंने सारी चीज़ों की बात कर ली, सारे सोर्सेज की बात कर ली, हर एक चीज़ आपको बता दी कहाँ से पढ़नी है, क्या करनी है, लास्ट 15 डेज में क्या करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी तुमने पहले से जो मैं बोल के आई हूँ वो करते आए हो और ये 15 डेज में लास्ट में स्ट्रैटेजी तुम्हारी रहेगी, तो हो ही नहीं सकता एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। जब तुम खुद मेंस जाओगे, दोगे मेंस, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ एग्जामिनेशन इतना डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं है। करिश्मा बोल रही थी वो सही चीज़ थी, ठीक है। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।